नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार आज थम गया। देश में 102 सीटों पर मतदान होना है 19 अप्रैल को। राजस्थान में 12 सीटों पर मतदान होना है 19 अप्रैल को। तो ये जो मतदान होना है मतलब, उसके लिए आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार बंद हो गया। अब घर घर जा सकते हैं, दस्तक दे सकते हैं, वोट मांग सकते हैं, वोट देने के लिए निकाल के ला सकते हैं लोगों को, ये सब कर सकते हैं, लेकिन लाउड स्पीकर नहीं, टेलीविज़न के ऐड नहीं, जहाँ भी आवाज़ इन्वॉल्व है वोट मांगने के लिए वो इन्वॉल्व है। अलबत्ता अखबारों में विज्ञापन छपेंगे मुंह के मुंह। राजस्थान की जिन 12 सीटों पर मतदान होना है वो अधिकतर पूर्वी राजस्थान की है, शेखावटी की हैं और करौली, धौलपुर, दौसा इस इलाके की है, अलवर तक, राठ एरिया, लोहागढ़ एरिया और ये। तो इन सीटों पर चुनाव प्रचार आज थम गया। आखिरी दिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जरूर 2 जगह गए। अलवर की सीट पर उन्होंने भूपेंद्र यादव के पक्ष में प्रचार किया और बांदीकुई जाकर दौसा की सीट के लिए उन्होंने रोड शो किया विधायक भागचंद टाकड़ा के साथ। देखते हैं, आपको दिखा तो दें परिदृश्य कैसा था जब अलवर की सीट पर ये कोई दूसरा रोड शो आपको दिखा पा रहे हैं कांग्रेस का। ये भजनलाल शर्मा का रोड शो देखिए, ये बांदीकुई में रोड शो हुआ उनका आज। आवाज़ हम आपको नहीं सुनवा पाएंगे, भाषण नहीं सुनवा पाएंगे, नारे नहीं सुनवा पाएंगे, लेकिन ये तो देख ही सकते हैं जो एक्टिविटी मुख्यमंत्री ने हाथ जोड़ जोड़ कर वोट मांगे। बांदीकुई में है, भागचंद टाकड़ा विधायक साथ में है बीजेपी के। यहां से पहले अलवर गए थे मुख्यमंत्री। अलवर लोकसभा क्षेत्र के खैरथल में गए थे और भूपेंद्र यादव के लिए वोट मांगे थे उन्होंने। देखिए, भूपेंद्र यादव के लिए वोट मांग रहे हैं। और मुख्यमंत्री के तौर पर उनका दायित्व है वोट मांगने का। पहले चरण के अंतिम दिन प्रचार के उन्होंने पूरी ताकत लगाई, अपनी तरफ से जो भी संभव था उन्होंने किया, खैरथल में भी और बांदीकुई में भी। जगह जगह उनका स्वागत हुआ। मुख्यमंत्री हैं तो वैसे भी होना है। भाजपा के कार्यकर्ताओं में जोश भी है, दोनों सीटों पर देखने को मिला। और इस रोड शो के जरिए उन्होंने वोट मांगे। कांग्रेस में भी आज सचिन पायलट ने रोड शो किया जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में और अनिल चोपड़ा के लिए वोट मांगे। और भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में अलग अलग उन्होंने रोड शो किया। ये पहले चरण का प्रचार थम गया। अब घर घर दस्तक दी जाएगी। बूथ पर पहुंचाने और वोट डलवाने के काम में जो मशीनरी लगेगी, हालांकि संघ को उसमें, आरएसएस को उसमें महारत हासिल है और बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत ही संघ की वह वोट निकाल कर लाने वाली पन्ना प्रमुख, जिसको कहते हैं पन्ना प्रमुख, एक एक पन्ने का एक एक प्रमुख बना दिया और उस पन्ने के वोटर को लाने की जिम्मेदारी उनकी। ऐसा नेटवर्क है संघ का कि वैसा ऑर्गेनाइज नेटवर्क किसी पार्टी के पास देश में है भी नहीं, होना संभव ही नहीं। सीपीएम के पास कभी हुआ करता था बंगाल वगैरह में, केरल में, वो अब नहीं रहा। तो ये नेटवर्क सिर्फ बीजेपी के पास है, ये एडवांटेज है। और विभिन्न नारों के साथ फूल मालाओं से लदे हुए मुख्यमंत्री घूमते रहे। अब जो प्रमुख बात है उस पर हम आते हैं, इन 12 सीटों पर क्या होगा। कल मैंने आपको कांग्रेस के बारे में बताया था कि कांग्रेस जो बिल्कुल मुकाबले में खड़ी नजर नहीं आ रही थी जब चुनाव की घोषणा हुई थी,
और हमने भी सवाल उठाया था कि कैसे ब्याह मंडेगा, कहाँ से दूल्हे लाएंगे और कौन चुनाव लड़ने को तैयार होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। अब इन 12 सीटों में मुझे कल भी लग रहा था, आज भी लग रहा है, 6 सीटों पर कांग्रेस टक्कर की स्थिति में आ गई है। इसमें दौसा भी है, करौली धौलपुर भी है, चूरू है, झुंझुनू है, जयपुर ग्रामीण है, श्रीगंगानगर है। तो इन सीटों पर कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक कर चुनाव प्रचार भी किया है और टक्कर में भी आ गई कांग्रेस। बीजेपी की बात हम कल नहीं कर पाए थे, अब आज बीजेपी की बात करते हैं। बीजेपी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो है उनके नेता नरेंद्र मोदी। मोदी है तो मुमकिन है, और अब की बार तीसरी बार मोदी सरकार, और मोदी की गारंटी पूरे होने की गारंटी। ये जो नारा चल पड़ा, खुद अपने मुंह से प्रधानमंत्री मोदी बोलकर गए, उसके बाद जो वातावरण बना है, एक हवा चली है मोदी की, पहले से थी, विधानसभा चुनाव में भी थी, वो बीजेपी की सबसे बड़ी एसेट है, सबसे बड़ी ताकत है। अधिकांश प्रत्याशी नरेंद्र मोदी के नाम के भरोसे ज़्यादा हैं, अपने काम के भरोसे कम हैं। अगर वो पुराने हैं तो वो अपने काम भी नहीं गिना पा रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के काम गिना रहे हैं, उस सरकार के काम गिना रहे हैं जिस सरकार में वो मंत्री थे या नहीं थे, लेकिन सरकार उनके समर्थन से बनी थी, वो सत्तारूढ़ पार्टी का हिस्सा थे। यहाँ तक कि बीकानेर की बात है, अर्जुन मेघवाल मंत्री भी रहे, संसदीय कार्य मंत्री और कानून मंत्री, तो वो मंत्री के तौर पर भी बता सकते हैं कि उनकी सरकार की उपलब्धियां क्या थी। इसके अलावा बीजेपी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है आरएसएस का वर्कर, और राम मंदिर की स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा और अनुच्छेद 370 की समाप्ति और सीएए के लाने का वादा, ये सब बीजेपी के पहले से तय एजेंडा थे। कुछ पूरे कर दिए, कुछ पूरे होने बाकी है। बीजेपी की सरकार और प्रधानमंत्री कह सकते हैं कि जो हमने कहा वो किया, इसमें कोई दो राय नहीं, जो उन्होंने कहा वो किया। अब ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है जो इस जय जयकार में शामिल नहीं है। वोटर है, बीजेपी को वोट दे के आया, अब भी बीजेपी को वोट देगा हो सकता है, पर वो इस जय जयकार का हिस्सा नहीं है। इसलिए उस वोटर के ऊपर जो विधानसभा चुनाव के तहत संगठनात्मक संरचना की गई थी, उसमें बीजेपी कुछ कमी महसूस कर रही है, कुछ कमी हम दूर से देखकर महसूस कर रहे हैं, उसका उल्लेख करना चाहते हैं। बीजेपी की चुनाव की जो ताकत है लड़ने की, उसमें कोई संदेह नहीं है किसी को, लेकिन पहले जब विधानसभा चुनाव था तो वसुंधरा राजे 54 सीटों पर प्रचार करने गई थी। इस बार वो ज़्यादातर झालावाड़, ज़्यादातर क्या लगभग झालावाड़, जहाँ उनके बेटे दुष्यंत सिंह लड़ रहे हैं, निवर्तमान सांसद, वहीं कन्फाइंड होकर रह गई, बुक हो गई। गजेंद्र सिंह शेखावत 40-50 सीटों में गए होंगे, खूब प्रचार किया था उन्होंने विधानसभा चुनाव। जोधपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, जोधपुर से निकल नहीं पा रहे बाहर, बुक हो गए वो जोधपुर में। अर्जुन राम मेघवाल खूब प्रचार किया, अनुसूचित जाति में उनकी वोट अपील थी, है, लेकिन वो बीकानेर में चुनाव लड़ रहे हैं, बुक हो गए बीकानेर के लिए। ये सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के चित्तौड़गढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, विधानसभा चुनाव में खूब प्रचार भी किया और जयपुर बैठ कर के कार्यालय को संचालन भी किया, लेकिन अब ही इज कन्फाइंड टू चित्तौड़गढ़ सीट। ऐसे आधा दर्जन नेता हैं, खास तौर पे राजेंद्र राठौड़ का जिक्र है, जो चुनाव नहीं लड़ रहे, परंतु चूरू में राहुल कसवा का टिकट कटने के बाद जब ये उनके माथे मंडा गया कि टिकट उन्होंने कटवाया और देवेंद्र झांझड़िया को उनका प्रत्याशी मान लिया गया कि ये राजेंद्र राठौड़ का ही चेहरा हैं, तब राजेंद्र राठौड़ विवश हो गए कि लगभग 80% समय उन्होंने चूरू में बिताया है चुनाव प्रचार करने। शायद कहीं बाहर निकले हो तो पता नहीं मुझे, लेकिन ही इज ऑल्सो कन्फाइंड टू चूरू कॉन्स्टिट्यूंसी। तो और भूपेंद्र यादव तो खुद हालांकि चुनाव प्रचार में नहीं आए थे विधानसभा में, लेकिन बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री,
वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो भी कन्फाइंड हो गए अलवर सीट के लिए। तो इस तरह 6 बड़े नेता जो विधानसभा चुनाव में सक्रिय थे, संगठन बना रहे थे, व्यू रचना कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, वोट अपील कर रहे थे, लोगों के पास जा रहे थे, असंतुष्टों को भी मना रहे थे। अब असंतुष्ट उतने नहीं है क्योंकि राज आ गया यहाँ पे, डबल इंजन की सरकार की बात है, इसलिए 5 साल ये राज रहेगा। तो अब असंतुष्ट नहीं, जो थे निकल गए थे बाहर, उनको ले लिया गया पार्टी में धीरे धीरे करके, इसलिए उस लेवल पर जरूरत नहीं थी। लेकिन संगठन महामंत्री चंद्रशेखर जो यहाँ बैठ करके पूरा संचालन कर रहे थे और सारा रणनीतिक, जो भी लोग रणनीतिकार रणनीति बनाते उसके एग्जीक्यूशन को देख रहे थे, उसका विश्लेषण कर रहे थे, उसमें अमेंडमेंट की गुंजाइश देख रहे थे और उसके अकॉर्डिंगली फैसले लेने वालों के साथ मिलकर फैसले ले रहे थे, वो भी तेलंगाना चले गए। तो एक सेंटर पॉइंट बीजेपी ऑफिस में था, वो तेलंगाना चला गया। ये 5-6 बड़े नेता जो विधानसभा चुनाव में घूम घूम कर 50 कॉन्स्टिट्यूंसी में, 40 कॉन्स्टिट्यूंसी में, 30 कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रचार कर रहे थे, वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में वहीं रह के बुक हो गए एक तरह से। ये बीजेपी के लिए एक कमी है जिसकी तरफ मैं आज संकेत कर रहा हूं कि ये नेता अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर जो वोट अपील कर सकते थे और उनके सम्मान में लोग जुट सकते थे, वो अब सब कुछ दारोमदार नरेंद्र भाई मोदी के रोड शो, नरेंद्र भाई मोदी की सभाएं और अमित शाह के रोड शो और जेपी नड्डा ने झालावाड़ में किया है, ये सब मिलकर इन 3 बड़े नेताओं पे आ गया, नेशनल लीडर्स पे। प्रदेश के नेता सतीश पूनिया जरूर कुछ जगह घूमे हैं, लेकिन उन पर भी हरियाणा का बोझ आ गया है और वो विधानसभा चुनाव हारने के बाद उस तरह वोट अपील नहीं कर पा रहे जैसे वो पहले कर पाते थे। तो इसलिए बीजेपी के सारे प्लस पॉइंट होते हुए, संगठनात्मक संरचना, बूथ लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, नरेंद्र मोदी जैसा बड़ा नाम, और मोदी है तो मुमकिन है, अनुच्छेद 370, राम मंदिर, कश्मीर, सारी बातें हैं बीजेपी पक्ष में। लेकिन जब ब्याह मनता है तो सब कुछ चाहिए, रथ भी चाहिए, घोड़ी भी चाहिए, बजाने वाले भी चाहिए, ढोल, और पंडित भी चाहिए, और बहुत सारी सब चीज़ें चाहिए होती। तो ये जब ब्याह मंडा तो एक ऐसा वर्ग जो विधानसभा चुनाव में अतिरिक्त रूप से सक्रिय था, एक्स्ट्रा पावर था बीजेपी की, उनका सम्मान, उनकी वोट अपील, उनकी अपने चुनाव नेटवर्क में कमी देखने की क्षमता और उसको सुधारने की क्षमता, वो बीजेपी के लिए इस वक्त उपलब्ध नहीं रही लोकसभा चुनाव में। एक बात मैं ये कहना चाहता हूं कि कौन जयपुर में से संचालित कर रहा है चुनाव, क्या नारायण पंचारिया, क्या ओंकार सिंह लखावत, अनिल सिसोदिया, कौन लोग इस सबको कर रहे हैं? एक तो ये सवाल है। दूसरा एक प्रमुख सवाल ये है कि जो जातिवाद सर उठा रहा है वो बीजेपी के लिए उसको मैनेज करना, क्योंलाल मीणा समाज को मैनेज करने निकले, तो क्या उन्होंने कहा, हमने सुनाया आपको कि SC ST तो मान ही नहीं रहे, 5 दिन से घूम रहा हूं, और SC ST नहीं मान रहा, अगर मीणा समाज नहीं मान रहा और क्योंलाल मीणा की बात नहीं मान रहा, तो उन्हें मनाएगा कौन? इसके अलावा जाट समुदाय और गुर्जर समुदाय, जहां बीजेपी के नेता जाट हैं, जहां बीजेपी के प्रत्याशी गुर्जर हैं, वहां डिवाइड हो रहा है। वहां भी पोलराइज नहीं हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। कांग्रेस ने बहुत चालाकी से किया, यादव के सामने यादव खड़ा कर दिया ताकि एक जाति का वोट पोलराइज ना हो। मीणा के सामने मीणा तो आना ही था क्योंकि ST की रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है, पर तीनों सीटें शेखावटी की जाट के सामने जाट है। जातीय वोट को, यहाँ तक कि नागौर में भी जाट के सामने जाट है, मेघवाल के सामने मेघवाल है। श्रीगंगानगर अलग उदाहरण है उसका, वहाँ पे कुलदीप इंदौरा के सामने प्रियंका बेलान है, तो वो SC की हैं लेकिन शादी उनकी पंजाबी में हुई है, तो वो उसका एक उनको अलग एक्स्ट्रा बेनिफिट है। लेकिन जो भी है, कांग्रेस ने युक्तिपूर्वक ये किया है कि भाजपा के प्रत्याशी को जातीय ध्रुवीकरण करने से रोक दिया है। सिर्फ जातीय ध्रुवीकरण जब दूसरा आएगा तब एक टॉन्क सवाई माधोपुर में हो सकता है, जाट मीणा के अगेंस्ट गुजर है,
लेकिन ज़्यादातर राजपूत के अगेंस्ट राजपूत खड़ा कर दिया। ऐसे जातीय ध्रुवीकरण को जब रोका है तो वो जाट समुदाय या कृषक जातियाँ, गुर्जर समुदाय, क्योंकि गुर्जर समुदाय के लिए खास बात कहना चाहता हूँ, जो इंटरेस्ट उनको गहलोत को गिराने में था वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट उनका ख़त्म हो गया। और जवाहर सिंह बेगम के पास क्या वो वोट अपील है कि सचिन पायलट की वोट अपील का मुकाबला कर सके? ये सवाल मैं रखना चाहता हूँ आज की बहस में कि गुर्जर समुदाय में, जहाँ उनके पिताजी 5 बार सांसद रहे दौसा में, खुद सांसद रहे दौसा से, अजमेर से, वहाँ उस गुर्जर समुदाय में क्या जवाहर सिंह बेगम और दर्शन सिंह गुर्जर जो मंत्री नहीं बने, उनकी क्या वो वोट अपील है जो सचिन पायलट की है? विधानसभा चुनाव में तो स्पष्ट था कि जहाँ पायलट समर्थक कैंडिडेट नहीं था वहाँ गुर्जरों ने कांग्रेस के खिलाफ वोट दिया, बीजेपी को, स्पष्ट। गहलोत को नहीं बनने देना था, विजन क्लियर था उनका। अब वो इश्यू नहीं है। गहलोत के मुख्यमंत्री बनने का सवाल जब मंच पर नहीं है तो गुर्जर के सामने, मतदाता के सामने किसकी वोट अपील होगी? अगर जातिवाद प्रबल हो रहा है, जो मैं देख पा रहा हूँ राजस्थान में, जब भी चुनाव में आता है तो आखिरी रात को ऐसी जातियां जो कमिटेड जातियां हैं और बिल्कुल कंसोलिडेट होकर आखिरी रात को फैसला करती हैं, और सुबह एक कैंडिडेट जो बराबरी में दिख रहा होता है बिल्कुल नीचे आ जाता है दम से, और दूसरा कैंडिडेट जो बराबरी में दिख रहा था ऊपर पहुंच जाता है। रात को तय करते हैं इनकी पंचायतें कि 2 जाट लड़ रहे हैं, हमें किस जाट के साथ होना है। तय हो गया तो वो एक जाट ऊपर पहुंच जाएगा, एक जाट नीचे हो जाएगा। तो जाट वोट, गुर्जर वोट, मीणा वोट पोलराइज नहीं हो रहा। जहाँ उनकी जाति के प्रत्याशी हैं दोनों तरफ से, वहाँ वो डिवाइड हो रहा है। परंतु डिवीजन ऑफ वोट के बावजूद जो मीणा समाज की सोच है, गुर्जर समाज की सोच है, जो जाट समाज की सोच है, जो किसान आंदोलन की देन है, और बहुत सारी बातें हैं जिनका आज जिक्र नहीं किया जा सकता। जैसी सरकार बनी है, सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री ने जिस तरह दौरे किए हैं, ERCP का पानी लाने का वादा हुआ है, MOU हुआ, उसका प्रभाव है ईस्टर्न राजस्थान में, इसमें कोई दो राय नहीं। लोगों को लग रहा है कि पानी आएगा, कले की प्यास, पर आएगा कब? जब आएगा तब देखेंगे, ऐसी बात भी लोग कर रहे हैं। कुललाल मीणा ने एक जगह भाषण दिया था, मैंने सुना वीडियो, लोग समझा रहे थे कि यहाँ से बांध दिया जाएगा, यहाँ से बांध दिया जाएगा, फिर यहाँ का पानी आ जाएगा। तो लोग खड़े हो गए, तो उन्होंने कहा बैठ जाओ, मैं समझा रहा हूँ, उसको समझ लो। तो ऐसे में भाजपा के पास में जातीय नेतृत्व को संभालने के लिए कौन कौन लोग हैं, वो कितने एक्टिव हैं, उनका क्या प्रभाव है, ये प्रश्न भाजपा के कैंप को देखना होगा अगले 2 दिनों में। वोट पोलराइज तो नहीं हो रहा, ना इस तरफ ना उस तरफ, इन जातियों का वोट पोलराइज होगा। सवर्ण जातियों का, उनमें भी कहीं गुजरात से आई हुई एक हवा चल पड़ी राजपूत समाज में, लेकिन उसका कोई ज़्यादा असर मुझे अभी पहले चरण में नज़र नहीं आ रहा। इसके बावजूद भी जातिवाद जब सर उठाता है तो जाति शत्रप की अपने समर्थकों को कंट्रोल करने की क्षमता की परीक्षा होती है। मोदी सरकार फिर एक बार का बुखार जरूर चढ़ रहा है, लेकिन कोई थर्मामीटर नहीं है EVM के अलावा जो उस बुखार का तापमान नाप सके, पता कर सके कि मोदी नाम का जो बुखार है वो उसका तापमान क्या है। EVM से पता लगेगा। लेकिन अभी एक शहरी वर्ग है जो टीवी देखता है, अखबार पढ़ता है, जो सोशल मीडिया फ्रेंडली है, उसकी सोच एक तरफ जा रही है, और जो ग्रामीण जातियां हैं जिनका खेती किसानी धंधा है, बकरियां चराना जिनका धंधा है, जो इस तरह के कामों में लगे हुए हैं, उनकी सोच में जातिवाद एक प्रबल स्थान ले रहा है। तो इसलिए बीजेपी को अगले 2 दिन में, उनकी बूथ लेवल प्लानिंग परफेक्ट है, कोई दो राय नहीं, लेकिन SC का वोट, ST का वोट, गुर्जर वोट, मीणा वोट, जाट वोट और मुस्लिम वोट की तो वो वैसे भी मान के नहीं चलते अपने साथ। इन सबके कॉम्बिनेशन से बनती बिगड़ती राजनीति और समीकरणों को अपने पक्ष में साधने की चुनौती बीजेपी के सामने है। उनके बड़े 6 नेता अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में सिमट के रह गए हैं, अपने बेटे की, अपने खड़े किए हुए कैंडिडेट की, या खुद चुनाव लड़ रहे हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी में सिमट कर रह गए हैं। ऐसे में
ये एक बड़ी चुनौती, एक विधानसभा चुनाव में जो 6 बड़े चेहरे चुनाव संभाल रहे थे और प्रदेश अध्यक्ष जो यहाँ बैठकर और चंद्रशेखर शर्मा यहाँ बैठकर जो कर पा रहे थे, उसकी एब्सेंस में पार्टी उस अभाव की कितनी भरपाई कर पाई है, कितनी भरपाई अगले 2 दिनों में कर पाएगी, ये मैं एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते, राजनीतिक समीक्षक होने के नाते देख पा रहा हूँ, इसलिए व्यक्त कर रहा हूँ। पार्टी को कमज़ोर बताना न तो मेरा काम है, न मैंने पहले किसी को मजबूत बताया, लेकिन किसके पक्ष में क्या पॉजिटिविटी है और किसको क्या और करने की ज़रूरत है, इस दिशा में संकेत करना मेरा दायित्व है। अपने दर्शकों को बताना कि आज क्या हो रहा है, और आप जब वोट डालने जाएंगे तो आपके मन में क्या होगा ये आप जानें। सिर्फ एक वोट अपील कर रहा हूँ। पेनल्टी कॉर्नर 1 साल से करता आ रहा हूँ, कल 1 साल पूरा हुआ, आज नए साल की शुरुआत पे आप सब 19 तारीख को वोट देने जरूर जाएं। 19 अप्रैल को छुट्टी का दिन ना माने, छुट्टी है और एक काम करने के लिए छुट्टी है, वोट देने के लिए। वोट किसी को दें, वोट देने जरूर जाएं। नमस्कार।